एवरीवन, वेलकम टू द डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर एक बार फिर बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल के साथ। देखिए, बैंकिंग के अंदर हमने बेजल स्टार्ट किया हुआ था। बेजल के अंदर हमने पढ़ा था बीआईएस कब क्या होता है, बीआईएस कब डेवलप्ड हुआ था। एक प्रोसेस के थ्रू वो काम करता है जिसे बेजल प्रोसेस बोला जाता है। बेजल प्रोसेस ने 3 नॉर्म्स दिए थे, बेजल 1, बेजल 2 एंड बेजल 3। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा इंद्रधनुष प्लान। देखिए, इंद्रधनुष प्लान ये क्या कहता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आया था। और ये आपका कब आया था? इसको लेकर आए थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। कब लेकर आए थे? अगस्त 2015 के अंदर। इस प्लान को A to G प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बोला जाता है। मेन मिशन इंद्रधनुष प्लान का क्या रहता है? इंद्रधनुष मेनली फोकसेस ऑन सिस्टमेटिक चेंजेस इन स्टेट रन लेंडर्स। जो आपके स्टेट बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, वो मेन मिशन है आपका इंद्रधनुष प्लान का। देखिए, जो आपकी कंट्री के अंदर स्टेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनके अंदर कई बार प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि उनकी एसेट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गई। उनके पास इतना फंड्स नहीं है कि वो रिस्क को बियर अप कर सके। तो इन सबको डील कौन करता है? आपका इंद्रधनुष प्लान, इंक्लूडिंग अ फ्रेश लुक एट हायरिंग अ कॉम्प्रे। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करता है? थ्रू इंद्रधनुष प्लान मार्केट से नई नई जनरेशन्स को हायर करता है ताकि वो बैंक्स को हैंडल कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू डी स्ट्रेस ब्लोटेड लैंडर्स जिन्होंने बैंक के साथ डिफॉल्ट किया है, उनको कैसे, उनके साथ कैसे डील करना है, उनकी जो वैल्यू है जो उन्होंने कंपनी को पे नहीं की उसको कैसे ओवरकम करना है। तो इन सब के लिए प्लान बनाता है इंद्रधनुष प्लान। कि कैपिटल इन्फ्यूजन, बैंक के अंदर नई नई कैपिटल इन्वेस्ट करता है ताकि बैंक के पास सफिशिएंट पैसा हो कि वो अपने रिस्क को इजिली बियर अप कर सके। देखिए, जो इंद्रधनुष प्लान आया था इसके अंदर 7 एलिमेंट्स थे। 7 एलिमेंट्स को लेकर आया था। फर्स्ट एलिमेंट आपका रहता है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के अंदर ये क्या कहता है? थ्रू इंद्रधनुष प्लान आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो एग्जेक्टिव्स हायर हायर कर सकते हैं। कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर सकते हैं कि वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करे, रन करे। सेपरेट पोस्ट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। इन पोजीशन को फिल करने के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो एक ऑटोनोमस बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो स्टेट बैंक्स के अंदर काम करती है। उस बॉडी को रिप्लेस किया जा सकता है न्यू कैंडिडेट्स के साथ। फिर आता है आपका कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर ये क्या कहता है? पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करती है ताकि बैंक के पास सफिशिएंट मनी अवेलेबल हो कि वो अपने रिस्क को फेस कर सके। डी स्ट्रेसिंग के अंदर क्या कहता है? जो बैंक्स है उनकी जो एसेट्स है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गई है, लोन्स जो है बैड लोन्स बन गए हैं, तो इन सब के साथ कैसे डील करना है, इस पर भी फोकस करता है आपका इंद्रधनुष प्लान। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के अंदर क्या कहता है? अंडर दिस गवर्नमेंट विल मेक इट इजियर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हायर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इजी कर देती है गवर्नमेंट कि वो मार्केट से न्यू कैंडिडेट्स को हायर कर सकती है टू रन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब न्यू कैंडिडेट्स को अगर बैंक हायर करना चाहता है तो आपको न्यू कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स बैंक। और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स जनरेट करती है, लाइक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान हो गया। उसके बाद आता है आपका फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, नया फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि आपकी बैंक के अंदर कौन से पर्सन की कितनी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। उन्हें इंडिपेंडेंसी दी जाती है डिसीजन मेकिंग में, कि जो आपके मैनेजमेंट है वो खुद डिसीजंस ले सकती है प्योरली ऑन कमर्शियल कंसिडरेशन। बट वो डिसीजन मेकिंग होनी किसके लिए चाहिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैंक। उसके बाद आता है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। देखिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के अंदर ये क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म स्टार्टेड विद ज्ञान संगम। एक ज्ञान संगम आया था आपका। ज्ञान संगम क्या था? अ कनक्लेव ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। कनक्लेव आपकी एक मीटिंग होती है जिसे आप सीक्रेट मीटिंग भी बोल सकते हैं। सीक्रेट मीटिंग हुई थी कनक्लेव ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। आपका इंद्रधनुष प्लान कब आया था? 2015 में। उसी साल एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई पुणे के अंदर, और इसको अटेंड किसने किया?
बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस गवर्नर, आरबीआई एंड सीएमडी ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एफआई, ये सब पर्सन वहां पर प्रेजेंट थे। और इन्होंने उस मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया? ज्ञान संगम रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि बैंक्स जो है वो रिस्क को कैसे बियर अप करेगा, उसकी प्रैक्टिसेस को आप अच्छे से मैनेज कैसे करेंगे और उसके फ्रेमवर्क को कैसे चेंज करेंगे कि जो बैंक का फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म होता रहे, अपने रिस्क को बियर अप करने के साथ साथ। और ये पढ़िएगा, ईच बैंक अग्री टू नॉमिनेट अ सीनियर ऑफिसर एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द बैंक। चलिए, तो ये था आपका इंद्रधनुष प्लान, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लेकर आए थे 2015 में। 7 प्रोंग प्लान है आपका, इसके अंदर 7 एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। अपॉइंटमेंट हो गया आपका, कैपिटलाइजेशन, बैंक बोर्ड ब्यूरो, डिस्ट्रेसिंग, एम्पावरमेंट, बेसिकली इसे A to Z बोला जाता है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। आपका A स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट, B for बैंक बोर्ड ब्यूरो, C for capitalization, D for de-stressing, E for empowerment, then framework of accountability, and the last one ही गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। तो A to G आपका A to G प्लान था किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। 2015 में आया था आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हमने हमारी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल क्या होता है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप उस उठाकर वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास एनपीए। देखिए, एनपीए हम पढ़कर आए। एनपीए क्या होता है? जब किसी बैंक की एसेट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक को उस एसेट से फर्दर कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, तो आप उसे बोलते हो एनपीए, नेट प्रो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए ये क्या कहता है? बैंकिंग इंडस्ट्री हैज अंडरगोन अ सी चेंज आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991, हैंस क्रेडिट मैनेजमेंट। आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन के बाद जो डीलिंग्स है आपकी, वो ज्यादातर होने लग गई है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। हैंस क्रेडिट मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन, जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। प्राइमरी फंक्शन बैंक्स के हमने पढ़े थे, क्या क्या होता है? टू लैंड लोन्स टू वेरियस सेक्टर आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, जितने भी सेक्टर्स है उनके अंदर आपका बैंक क्या करता है? लोन को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आज के टाइम पर जो बैंक है वो लोन देने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना चाहिए या नहीं, क्योंकि बैंक की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। एनपीए इज डिफाइंड एज अ लोन एसेट विच हैज सीज टू जनरेट एनी इनकम फॉर ए बैंक। ऐसी एसेट जिससे अब बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट। बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है उससे, और जो प्रिंसिपल, जब कोई बोरोवर इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहा, तो इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट की बात तो बहुत दूर चली जाती है। एज पर द प्रोड्यूशन नॉर्म सजेस्टेड बाय आरबीआई, बैंक कैन नॉट बुक इंटरेस्ट ऑन एन एनपी ऑन एक्रूअल बेसिस। देखिए, जो नेट परफॉर्मिंग एसेट पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक उसको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो हमेशा कैश बेसिस पर ही रिकॉर्ड होता है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है पर्टिकुलर डेट पर जनरेट हो गया, तो बैंक उसको ये नहीं मान सकता कि वो मेरे पास आ गया। बैंक उसको रिकॉर्ड तब ही करेगा जब बोरोवर जो है उसको इन कैश आप बैंक को पे करेगा। तो जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो इंटरेस्ट है वो रिकॉर्ड होता है कैश बेसिस पे, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। आज के टाइम पर बैंक्स की जो एनपीए है उनकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो इसीलिए एनपीए जो है एक बैंक के लिए क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया बन गया है। टू स्टडी द एनपीए इज अ क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया, टू लुक आफ्टर एट एनपीए इज अ क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। देखिए ये क्या कहता है? एनपीए इज अ लोन और एडवांस। एनपीए एक लोन है, एक एडवांस है जो बैंक ने दिया है अपने कस्टमर को। कहाँ पर होता है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अगर आपका बोरोवर 90 डेज तक इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? एनपीए। 90 डेज से ज्यादा।
आफ्टर 90 डेज अगर आपके बोरोवर ने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं की, अभी भी वो ड्यू रहता है, तो वो क्या कंसीडर होता है? एनपीए। अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, करंट अकाउंट के अंदर आपने मोर देन 90 डेज हो गए हैं और आपने अभी तक कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं किए अपने करंट अकाउंट में, तो आपका वो अकाउंट क्या कंसीडर होगा? आउट ऑफ ऑर्डर। बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। किसी सेलर ने अपने बिल को डिस्काउंट करवाया था बैंक से, बट वो बिल अभी तक मेट नहीं हुआ और उसका जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 90 डेज हो गया है, तो उसको भी आप किसमें कंसीडर करेंगे? एनपीए में। इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सेशंस सीजन्स इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, 1 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अगर बैंक ने लोन दिया है और 2 क्रॉप सीजन जा चुका है और अभी तक इंटरेस्ट की पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई है, तो जो है उसको आप एनपीए के अंदर बैंक कंसीडर करेगा। और इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अगर बैंक ने लोन दिया और 1 क्रॉप सीजन जा चुका है, तो उसको बैंक क्या कंसीडर करेगा? एनपीए। एनपीए का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे? अल्टीमेटली इफेक्ट यही पड़ता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। देखिए, इसके अंदर क्या कहता है? हाई लेवल ऑफ एनपीए ऑल्सो पुट्स ट्रेन ऑन अ बैंक्स नेटवर्थ। बैंक्स की नेटवर्थ पर भी इफेक्ट डालता है एनपीए, बिकॉज बैंक्स आर अंडर प्रेशर टू मेंटेन डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, बैंक को 8% जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ एनपीए, अगर कम एनपीए बैंक के पास एनपीए ज्यादा होती जा रही है, तो इट मीन्स बैंक के नेटवर्थ को इफेक्ट कर रहा है। बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बैंक इवेंचुअली लुक टुवर्ड्स देयर इंटरनल फाइनेंस स्ट्रेंथ टू फुलफिल द नॉर्म्स, देयर बाय स्लोली इरोडिंग द नेटवर्क। तो उस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन रखने के लिए बैंक क्या करता है? अपनी नेटवर्थ का यूज करता है, और स्लोली स्लोली जो उसकी नेटवर्थ है वो भी क्या होती जाती है? डाउन होती जाती है ड्यू टू एनपीए। देखिए, एनपीए हो गया बैंक के पास, इट मीन्स बैंक को प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, बट बैंक के ऊपर प्रेशर है कि बैंक को सीएआर मेंटेन करना पड़ेगा, और उस प्रेशर को फुलफिल करने के लिए बैंक अपनी नेटवर्थ का यूज करता है। तो स्लोली स्लोली उसकी नेटवर्थ भी क्या होती जाती है? डाउन होती जाती है। टुडे द नेट एनपीए ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, एट प्रेजेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक की नेट एनपीए है वो कितना परसेंट है? 0.63%। ये डाटा आपका पुराना है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और ग्रोस एनपीए आपकी कितनी चल रही है एट प्रेजेंट? 3.12%। चलिए, उसके बाद दिया गया आपको कैटेगरीज ऑफ एनपीए। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है आपकी एनपीए की? कौन कौन सी एसेट्स है कि जब आप उसको एनपीए के अंदर कंसीडर करेगा आपका बैंक? सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर देखिए क्या कहता है? विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन 12 और इक्वल्स टू 12 मंथ। अगर 12 महीने से कम और 12 महीने के इक्वल आपकी कोई एसेट एनपीए में रहती है, तो आप उसे बोलते हो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आपकी 12 महीने से कम और 12 महीने से ज्यादा एनपीए के अंदर रहती है, तो उसे क्या बोला जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर आपका आता है डाउटफुल एसेट विच हैज रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। डाउटफुल एसेट आपकी, जो आपकी एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर 12 मंथ्स तक रहती है, उन्हें क्या बोला जाता है? डाउटफुल एसेट। इट मीन्स ये आपकी क्या हो गई? 24 मंथ्स आप इसको बोल सकते हैं। तो डाउटफुल एसेट्स ऐसी एसेट जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर रहती है 12 महीने तक, तो उन्हें क्या बोला जाता है? डाउटफुल एसेट। लॉस एसेट। लॉस एसेट वही विच विच आर आइडेंटिफाइड बाय बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर। देखिए, ये क्या कहता है? बैंक और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने फाइंड आउट किया है कि एक पर्टिकुलर एसेट से लॉस है, और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट अमाउंट हैज नॉट बी रिटर्न ऑफ होली। आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया है कि उस एसेट से लॉस है, तो वो आपकी कंसीडर होगी लॉस एसेट्स के अंदर। बट द अमाउंट हैज नॉट बी रिटर्न ऑफ होली, लेकिन अभी उसकी जो पूरी अमाउंट है वो रिटर्न ऑफ नहीं की गई है। ठीक है, तो ऐसी एसेट जिसको लॉस कंसीडर कर लिया है बैंक के ऑफिशियल्स ने भी और आरबीआई ने भी, बट अभी उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है, तो वो आपकी होती है लॉस एसेट्स।
रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एनपीए के? मार्केट फेलियर हो सकता है, विलफुल डिफॉल्ट हो सकता है, पुअर फॉलो अप सुपरविजन, नॉन कोऑपरेशन, बैंक को कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, पुअर लीगल फ्रेमवर्क, बैंक का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पुअर है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल, बैंक की जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, फंड्स जो है आपके वो प्रोडक्टिव यूज की बजाय नॉन प्रोडक्टिव यूज में ज्यादा जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एनपीए। एनपीए को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हुए? फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ, release of willful defaulters list. RBI also releases a list of borrowers with aggregate outstanding of rupees 1 crore and above against whom banks have filed suit for recovery of their funds. देखिए क्या कहता है, आरबीआई ने एक बोरोवर्स की लिस्ट को जनरेट किया, रिलीज किया, जिनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, मोर देन 1 करोड़ है, बैंक उनके टुवर्ड्स केस फाइल कर सकता है। फ्रॉड को आप आरबीआई को रिपोर्ट कीजिए। नॉर्म्स ऑफ लैंडर्स लायबिलिटी, नॉर्म्स जो है लैंडर्स की लायबिलिटी के वो बताए गए, फ्रेमिंग ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस कोड विद रिगार्ड टू लैंडर्स लायबिलिटी टू बी फॉलोड बाय बैंक, की लैंडर्स की लायबिलिटी क्या होगी जब बैंक उसको लोन देता है, तो वो भी बैंक के थ्रू फॉलो किए जाने चाहिए। विच इनडायरेक्टली प्रिवेंट्स अकाउंट टर्निंग इनटू एनपीए। देखिए अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं और एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन बैंक आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बताता है कि आप इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट आपकी ये लाइबिलिटी रहेगी, तो उस केस में आपके बैंक के जो है एसेट एनपीए के अंदर टर्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आरबीआई हैज एडवाइज बैंक्स टू एग्जामिन ऑल केसेस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर ऑफ रुपीज 1 करोड़ एंड अबव एंड फाइल सूट्स इन सच केसेस। आरबीआई क्या कहता है, बैंक को एडवाइस करता है कि आप एग्जामिन कीजिए जो विलफुल डिफॉल्टर है, अपनी मर्जी से डिफॉल्ट करते हैं, जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उनके टुवर्ड्स केस भी फाइल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग क्विक मोर्टेलिटी केस, मोर्टेलिटी केसेस को आप क्विकली रिपोर्ट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।